सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान में हमने चर्चा का विषय रखा है हिंदी नाटक एवं एकांकी, क्योंकि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी एवं इन 8 एकांकियों को रखा गया है, इसलिए हम आज इस पर विचार विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र को हम जिस प्रकार से करते हैं एग्जाम के समय में, ठीक उसी प्रकार से ही द्वितीय प्रश्न पत्र भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी है। दोनों में ही जो है जिस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र में जब व्याख्याएं आती हैं और प्रश्न उत्तर आते हैं, तो इस द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी वही नियम है कि उसी प्रकार से व्याख्याएं एवं प्रश्न उत्तर आते हैं। अगर हम द्वितीय प्रश्न पत्र में यदि हम गद्य ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही गद्य की विधाएं हैं, एकांकी और नाटक, तो इसकी व्याख्याएं भी हम उन्हीं 4 बिंदुओं पर ही करेंगे। सर्वप्रथम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष। इन 4 बिंदुओं के आधार पर ही हम व्याख्या करेंगे, लेकिन व्याख्या करते समय हमें कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि जब हम प्रथम प्रश्न पत्र को करते हैं तो वहां पर हमारे समक्ष व्याख्या करने के लिए काव्य पंक्तियां होती हैं, और जब हम यहाँ पर आते हैं तो गद्य वाले प्रश्न पत्र में जो है गद्य पंक्तियां होती हैं, चाहे वो नाटक से आए और चाहे फिर वो एकांकी से आए। सर्वप्रथम हम नाटक से ही प्रारंभ करते हैं कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक रखा गया है। ऐसा नहीं है कि जयशंकर प्रसाद ने सिर्फ ध्रुव स्वामिनी नाटक ही लिखा हो, उन्होंने अनेकों नाटकों की रचना की है, और जो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है यह नाटक उनका अंतिम नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए जिस विषय वस्तु का चयन किया है वह ऐतिहासिक है, क्योंकि उन्होंने इतिहास के आधार पर ही उन्हीं घटनाओं से जोड़कर अपनी बात को कहा है। अगर उनके नाटकों की हम विशेषताएं देखें तो कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद ने जो अपने नाटकों की रचना की वो मंच के लिए नहीं की, बल्कि मंच को जो है उनके नाटकों के अनुकूल होना पड़ा। इस तरह के उनके नाटक हैं, क्योंकि उनके नाटक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से ये कई बार पता नहीं लग पाता कि क्या ये नाटक सुखांत है या ये नाटक दुखांत है। तो दोनों की अनुभूति क्या है, हमें पढ़ते समय एक जैसी एहसास होता रहता है और हम उस स्थिति तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाते। इसलिए जो है उनके नाटकों के लिए जो है, और प्रसाद से ये शब्द जुड़ा हुआ है कि वे प्रसादांत लिखते हैं, यानी जिसमें दोनों की अनुभूति एक साथ हो, दुख और सुख। तो उनके नाटकों में भी हमें, या कहानियां हो उनमें हमें ये चीज जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब जो है इसके पश्चात हम ये देखें कि यह नाटक जब हम पढ़ेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर 8 एकांकियां भी रखी गई हैं। इनके एकांकीकार अलग अलग हैं। प्रथम एकांकी आपकी दीपदान रखी गई है, जिसकी रचना रामकुमार वर्मा ने की है। दूसरी ऊसर भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी लगाई गई है। 3 नंबर पर है पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट। 4 बलहीन लक्ष्मी नारायण मिश्र। 5 सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क। 6 रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। 7 और वह जान सकी विष्णु प्रभाकर। 8 बसंत ऋतु का नाटक लक्ष्मी नारायण लाल।
तो आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसमें ध्रुव स्वामिनी नाटक और ये 8 एकांकियों से ही आपका पेपर जो है पूर्ण होगा। अब यहाँ पर हम सबसे प्रथम महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नाटक और एकांकी दोनों ही हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में, तो सर्वप्रथम तो क्या है कि नाटक का विकास और एकांकी का विकास एवं एकांकी के तत्व से संबंधित प्रश्न हमारे लिए एक अनिवार्य हो जाता है कि जब जिस विधा को लगाया गया है तो उस विधा से संबंधित प्रश्न जो है आवश्यक रूप से आएगा ही। दूसरी बात ये आती है कि यदि यहाँ पर जब ध्रुव स्वामिनी नाटक लगाया और एकांकी लगाए तो सर्वप्रथम हम नाटक की बात करें कि नाटक जो है विस्तृत होता है, उसमें कई एक पात्र आते हैं, मुख्य पात्र भी होते हैं, गौण पात्र भी होते हैं, लेकिन उसमें जब प्रश्न आता है तो मुख्य पात्र के चरित्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, और चाहे वो मुख्य पात्र जो हो, चाहे स्त्री पात्र हो और चाहे पुरुष पात्र हो, और जब दोनों का अनुपात रहता है कि स्त्री पात्र और पुरुष पात्र दोनों बराबर की मात्रा से ही अपनी उपयोगिता रखते हैं, तो अधिकांशतः ऐसा होता है कि एक बार यानी एक वर्ष पुरुष पात्र की चारित्रिक विशेषताएं पूछ ली जाती हैं और दूसरी बार जो है हम जो है नारी पात्र की जो है विशेषताओं को पूछते हैं, या यूँ कहो कि वैसा प्रश्न जो है हमारे सामने आता है। तो यानी दोनों ही उपयोगी हैं। यदि एक ही पात्र है मुख्य पात्र तो हम उसकी चारित्रिक विशेषताओं को अवश्य ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी गौण पात्र की विशेषताएं नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि गौण पात्र भी मुख्य पात्र जितना ही उपयोगी होता है, कथा वस्तु के लिए वह भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि बिना गौण कथाओं के जो है या बिना गौण पात्रों के भी जो है मुख्य पात्र या मुख्य कथाएं जो है व्यर्थ हैं, उनका भी कोई भी अस्तित्व जो है नहीं होता है। जब हम प्रश्न करते हैं तो हमारे समक्ष आता है कि हम उसके चरित्र की विशेषताओं को कैसे दर्शाएं। तो सर्वप्रथम हमारे सामने यह है कि जब हमने किसी भी नाटक को पढ़ लिया, नाटक में उस पात्र का रोल क्या है, उसके संवाद किस प्रकार के हैं, उसकी सोच कैसी है, उसकी सोच बदलती है या वो स्थिर है, ये सारी चीजें क्या है कि नाटक का अध्ययन करने के पश्चात हमें ज्ञात हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी पुस्तक को अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं होती कि हम उसके चरित्र की विशेषताओं को ये देखें तो उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं। यदि कोई भी पात्र नाटक में प्रारंभ से अंत तक चल रहा है, उसके द्वारा कहे जाने वाला संवाद में उसकी सोच जो है समाहित है, उसका व्यक्तित्व जो है समाहित है, उसकी हृदय की भावनाएं उसमें विद्यमान है, तो जब हमने इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो उसके चरित्र को समझने के लिए हमें अलग से आवश्यकता नहीं होती। जहां पर भी उसने जिस संवाद का प्रयोग किया, मैंने एक तुम्हें बहुत साधारण सा उदाहरण इससे मैं स्पष्ट करूं कि अगर कोई स्त्री पात्र ही है और उसने कई स्थानों पर नहीं एक ही बार यानी अलग अलग तरीके से उसके विचार आते हैं कि कई जगह पर वो कहती है कि नहीं, मैं अपने साहसी व्यक्तित्व का जो है कभी भी अस्तित्व खत्म नहीं होने दूंगी, मैं अपने साहस का परिचय दूंगी। अगर ऐसा कोई भी उसने संवाद कहा है तो निश्चित रूप से ये उसके चरित्र की विशेषता ही है कि हम उसको ये दर्शा सकते हैं कि साहसी व्यक्तित्व अगर हमने ये कहा और किस प्रकार से है तो उसने जो संवाद कहा है उसको हम जो है वहां पर दर्शा सकते हैं कि इन्होंने इस नाटक में इस प्रकार के संवाद कहे हैं, इसलिए इनके अंदर ये विशेषता हमको देखने मिलती है। तो ये मैंने आपको उनकी एक विशेषता को दर्शाया है कि इस प्रकार से नाटक में जितनी बार जो मुख्य पात्र या किसी गौण पात्र का यदि पूछ लिया जाता है चरित्र की विशेषताएं, तो वो एक बार नहीं आते, वो बार बार। और एक पात्र ऐसा भी नहीं है कि वो एक बार किसी एक पात्र के उसमें जो है संपर्क में आया तो उसका जो है व्यवहार ऐसा था तो आगे चल करके पूरे नाटक में उसका व्यवहार ऐसा रहेगा, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि वो भी एक साधारण हमारी तरीके से ही एक मनुष्य है। और जब हम अगर हम अपनी स्थिति को देखते हैं
कि जब हम कोई भी व्यवहार करते हैं और हम बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन हमारी सबसे न तो घनिष्ठ जो है मित्रता होती है और न ही जो है हम किसी से शत्रुता रखते हैं, लेकिन अनायास ही अक्सर ये देखा होगा कि ऐसा हो जाता है कि हम किसी से अधिक जुड़ जाते हैं, किसी के प्रति हमारा अच्छा व्यवहार होता है, किसी की हम मदद करना चाहते हैं और किसी की हम मदद करना नहीं चाहते। तो व्यक्ति कौन है? एक, यानी हम एक हैं। इसी तरह से जो पात्र जिसकी चारित्रिक हम विशेषताएं बता रहे हैं वह भी क्या है? एक। लेकिन उसका जो व्यक्तित्व निखर करके आता है या उसके चरित्र की जो विशेषताएं हमारे सामने आती हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जिससे उसका ज़्यादा जुड़ाव है, जिससे उसकी मदद मिलने की उसको ऐसा लगता है कि इससे मेरी मदद ज़्यादा होगी या ये मेरी मदद ज़्यादा कर पाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसके प्रति उसका लगाव या उसकी विनम्रता ये गुण उसके अंदर भी विराजमान रहेंगे। तो कितना भी उग्र रूप का पात्र होगा, लेकिन जब उस पात्र के समक्ष आएगा तो उसके संवाद बहुत ही सरल और साधारण होंगे, जिन्हें देख करके हम ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि एक पात्र यदि एक स्थान पर इतना उग्र रूप में यदि संवाद दर्शा सकता है तो वो दूसरी जगह पर इतना विनम्र कैसे हो सकता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से जब हमने ध्रुव स्वामिनी या कोई भी नाटक हमारे समक्ष आता है तो हम उसका जब पूरे का अध्ययन कर लेते हैं तो हम जहाँ जहाँ पर जिस पात्र की विशेषताओं को दर्शाना चाहते हैं और जिस प्रकार के यदि संवाद कहे गए हैं तो हम पढ़ते समय तक उसको पेंसिल से जो है रेखांकित कर सकते हैं कि जिससे हम उसको समय आने पर ये देख सकें कि इनके चरित्र की ये विशेषताएं हैं। तो उसके लिए हमें किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि जब नाटक लगा हुआ है तो मुख्य पात्र या गौण पात्र कोई भी जो बराबर का दर्जा रखता है उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है पेपर में आती ही है। इसी तरीके से जो है अब हम आगे अगर एकांकियों को देखते हैं तो एकांकियों में भी क्या है कि वो भी एक तरीके से नाटक का ही रूप है, लेकिन यहाँ पर नाटक में ये रहता है कि एक अंक है, एक अंक में तो होगा ही नहीं, एकांकी आया है तो यहाँ पर ये एक अंक में बात को कह करके समाप्त किया जाता है। लेकिन यहाँ नाटक है तो उसमें 3 अंक 3 दृश्य जो भी दर्शाए जाएं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये एक बड़ा आकार होता है इसका जो है, और इसकी कथा वस्तु प्रारंभ से अंत तक बहुत लंबी चलती है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें भी हमारे लिए क्या है कि जो इसका पहला जो हिस्सा है और अंतिम हिस्सा है, यानी प्रारंभ और अंत का जो भाग है वो हमेशा क्या है बहुत ज्यादा उपयोगी होता है कि जब अंत होना होता है तो कई बार क्या है कथा वस्तु बिल्कुल बदल जाती है कि हम जैसा सोचते हैं कि इस प्रकार की कथा वस्तु चल रही थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका अंत इसी प्रकार से हो। तो जो महत्वपूर्ण व्याख्याओं के अंश हैं वो प्रारंभ में जब चल रहे होते हैं, जब बहुत उपयोगी होते हैं, और जब उसका अंत होना होता है तो बहुत बहुमूल्य संवाद हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है कि हमारे नाटक से भी व्याख्या आएंगी और उसके पश्चात जो है हमारे इस एकांकी से भी आएंगी, और चरित्र की विशेषताओं के लिए जो मैंने अभी नाटक के लिए बात बताई थी ठीक उसी प्रकार की जो है एकांकियों के लिए भी आती है, क्योंकि एकांकी में भी मुख्य पात्र होंगे ही होंगे, उसमें भी 5 और 6 पात्र दर्शाए ही जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वह आकार में छोटी है। इस तरह से जब हम व्याख्याएं कर लेते हैं, अब व्याख्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये मैं बताना चाह रही थी आपको जो है कि जब गद्य आया, यानी पद्य में तो हमारे सामने ये है कि पद्य काव्य की पंक्तियां हैं, हमने उसको गद्य में जो है दर्शा दिया तो हमने सोचा कि हमने उसकी व्याख्या कर ली, शाब्दिक अर्थ के माध्यम से हमने उसको व्याख्या कर दी। लेकिन गद्य की व्याख्या को तो जो बात गद्य में ही कही गई है तो हम उसको फिर गद्य में ही कहेंगे। तो उसके लिए ऐसा लगता है कि या तो हम ये सोचें कि जो व्याख्या के लिए हमारे लिए अंश दिया गया है हमने वैसा का वैसा ही अगर हमने पेपर में लिख दिया तो वो एक तरीके से उसकी व्याख्या नहीं हुई, क्योंकि व्याख्या के लिए भी चाहे एकांकी से आए चाहे नाटक से आए, वहां पर हमें ये बात ध्यान रखने के ध्यान रखनी चाहिए कि जब व्याख्या आई है तो जिस अंश को लिया गया है तो वो अंश स्वाभाविक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण के साथ साथ उसमें जीवन से संबंध रखने वाली किसी न किसी एक
ऐसी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया होगा कि जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होगी, हमें दिशा निर्देश करती होगी। अन्यथा तो फिर उस नाटक का और एकांकी का क्या है, किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। जब हमें और जहाँ पर भी एकांकियाँ आएंगी या नाटक आएगा, सबकी स्थितियाँ बिल्कुल अलग होंगी। ऐतिहासिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। ये अलग अलग श्रेणियाँ हैं और इसी प्रकार से जो एकांकियाँ हैं उनमें भी सबका एक अलग है सिस्टम कि ये सामाजिक एकांकी ही लिखेंगे, ये राजनीतिक लिखेंगे या कोई धार्मिक लिखेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो जहाँ पर बात आएगी अगर कोई सामाजिक एकांकी है तो उसमें समाज की ही चर्चा होगी और वो समाज के ही पहलुओं को दर्शाना चाहेगी। तो ये बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि हम भी यदि समाज के नागरिक हैं तो नाटककार या एकांकीकार भी, वो भी हमारी तरह से एक सामाजिक मनुष्य है। अगर उसने किसी भी बात को दर्शाया है तो ये व्याख्या करने के लिए मैंने इसलिए बताया है कि व्याख्याएं कभी भी हम पुस्तक से रट नहीं सकते कि ये व्याख्या हमने तैयार कर ली पुस्तक से पढ़ करके। उसका बहुत सुंदर तरीके से करने का एक माध्यम ये होता है कि सबसे पहले जो 4 या 5 पंक्तियां हमारे समक्ष आई हैं उसको हम 2 या 3 टुकड़ों में अपने मन में विभक्त करके ये चीज स्पष्ट कर लें कि इसमें मुख्य रूप से किन किन विषयों की चर्चा हुई है। धर्म की, दान की, आलोचना की, समाज की, मर्यादा की, किन किन पहलुओं पर बात हुई है। अब हमने उसके जब 2 या 3 टुकड़े वहां पर पेपर में कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने कहा है कि अपने मस्तिष्क में जो है हम इसकी रूपरेखा जो है तैयार करेंगे कि उसके 2-3 हिस्से हमने कर लिए कि जिससे हम अगर ये हिस्से नहीं करते हैं तो क्या होता है कि फिर हम एक ही बात को बार बार कहते जाएंगे और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो जो है वहीं पर रुक जाएंगे या रह जाएंगे और जो अनावश्यक है वो चीजें जो है आ जाएंगी। और अगर हम उसका अपने मस्तिष्क में विभाजन कर लेते हैं कि ये 3 बातें इसमें मुख्य हैं, मैं पहले विषय में ये बात इतना स्पष्ट करूं, दूसरे में ये करूं और तीसरे में ये करूं, उसको करना क्रमबद्ध तरीके से ही है। कोई भी नंबर नहीं डालने, कोई भी अलग से कोई विभाजन नहीं करना, लेकिन उससे ये सरल हो जाएगा कि जो बात हमें पहली जो बात कही गई है, जिस बिंदु से कहनी है, हमको जो भी 2, 4, 8, 10 पंक्तियां कहनी है, हम पहले उसको समाप्त करें। उसी के साथ ही हम दूसरे बिंदु की बातों को भी लगातार हम जोड़ते चले जाएंगे, यानी ये क्रमबद्धता अपने आप उसमें आती चली जाएगी। और उसमें भी हम मुख्य रूप से इस बात को भी देखेंगे कि अगर समाज की बात कही गई है तो एकांकीकार ने या नाटककार ने चाहे ऐतिहासिक बात कही चाहे सामाजिक कही, उन्होंने जैसी स्थिति का अनुभव किया उन्होंने इसमें दर्शाया, अपने विचारों को रखा। लेकिन हम भी यदि समाज में रहते हैं और जिस चीज का वर्णन हो रहा है स्वाभाविक रूप से उससे हम अनभिज्ञ हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो यदि समाज की घटना है तो हम भी उसी में ही हैं। तो हमने उसका जैसा अनुभव किया है या हमें जैसा उसका एहसास हुआ है तो हम अपने अनुसार हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमें किसी भी प्रकार की रटने की या किसी भी प्रकार की पुस्तक में से क्रमबद्ध पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपने जैसा वहाँ पर अध्ययन किया है, जैसा आपने महसूस किया है, जैसी स्थितियों के मध्य आप रहे हैं, तो आप अपने मत अनुसार जो है आप व्याख्या करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अंतिम समय में मैंने ये बताया है कि जैसे 4 बिंदु बताए हैं और इसमें भी एक क्रमबद्धता ही रहे कि सर्वप्रथम हम संदर्भ ही बताएं, क्योंकि ये कहाँ से ली गई, किसके द्वारा रचित है, इसमें किस घटना का वर्णन किया गया है, ये बात प्रसंग में आएगी। फिर उसके बाद हम उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे और इस एकांकी या इस नाटक में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस व्याख्या को प्रभावशाली उन्होंने इन पंक्तियों को बनाया है। तो इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी के शब्द, उर्दू के शब्द, अरबी फारसी के शब्द जो है, या किसी प्रकृति का वर्णन किया है या समाज की किसी व्यवस्था का वर्णन किया है, ये भी हम उस विशेष के अंतर्गत सारी चीजें दर्शाएंगे। तो इस तरह से जो है इस प्रश्न पत्र में भी आपके बिल्कुल प्रथम प्रश्न पत्र की तरह ही यह पेपर होगा। इसमें भी आपके जो है निबंधात्मक प्रश्न भी आएंगे, लघुत्तरीय भी आएंगे और अति लघुत्तरीय भी आएंगे। एकांकियों के पूर्व यानी पहले
जो है एकांकीकारों के परिचय दिए हुए हैं। यहाँ पर एक एक एकांकी लगी हुई है, उनको कौन सी एकांकी उनकी सबसे महत्वपूर्ण है, कितनी एकांकियां लिखी, ये किस समय के एकांकीकार हैं, ऐसी जो सामान्य बातें हैं जो एकांकियों के प्रथम पृष्ठ पर दी हुई रहती हैं, हम उनका अध्ययन अवश्य रूप से करें, क्योंकि उससे हमारे अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो निकल करके आते हैं। साथ साथ जो एकांकी हमने पूरी पढ़ी हुई है उसमें किस पात्र ने किस बात को किससे कहा, ऐसी भी पंक्तियां आ जाती हैं कि यह संवाद किसने किससे कहा, चाहे वो नाटक के संबंध में हो और चाहे एकांकी के संबंध में आता है, तो हमें ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि संवाद किसने किससे कहे हैं। तो इस तरह से जो है ये दोनों ही जो चीजें मैंने आज बताई हैं, आपको नाटक भी है और आपकी एकांकी भी है, तो यह पेपर भी उतना ही बहुमूल्य है जितना प्रथम प्रश्न पत्र है। जितने अंक का प्रथम प्रश्न पत्र है उतना ही द्वितीय है, तो आप उसके लिए भी ठीक उसी प्रकार की प्रणाली को ही ध्यान में रखेंगे। इसको इतना हम सरल नहीं ले सकते कि ये गद्य का पेपर है इसलिए इसमें वो उपयोगिता नहीं है जितनी जो है काव्य के अंतर्गत है, तो आप इसकी भी व्याख्याएं उसी प्रकार से करेंगे। और आज के हम इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब आगे के व्याख्यान में हम नाटक का जब अध्ययन करेंगे या फिर जब एकांकियों का अध्ययन करेंगे, तो हम इन सभी पर जो है एक एक करके जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के हम इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।